सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी की संस्कृत की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं जितने भी जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं थोड़ी बहुत थ्योरी बताऊंगा, लेकिन संस्कृत के या किसी भी सब्जेक्ट के ले लीजिए, जितने भी आपको अति लघुत्तरी बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाएंगे आपको बताया जाएंगे, बस क्वेश्चन दोस्तों वहीं से उठाया जाएंगे। क्योंकि ऐसी पब्लिकेशन आई है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है भैया कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक आपको लेना, कौन सी पब्लिकेशन ऑल इन वन लेना, कौन सी पब्लिकेशन की आपको गाइड लेना है, तो आप जाकर वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। और वहीं से जो क्वेश्चन है ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि वो पूरा का पूरा एससीईआरटी की तरफ से है, दोस्तों एनसीईआरटी की तरफ से, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों पहला टॉपिक हमारा बनता है संस्कृत वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि संस्कृत वर्ण माला को महर्षि पाणिनि ने किस नाम से तथा कितने सूत्रों में वर्णित किया है। या क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि भैया माहेश्वर सूत्रों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों दो प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आंसर क्या होगा दोस्तों इन सभी का, तो देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि संस्कृत वर्णमाला को महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र के नाम से 14 सूत्रों में वर्णित किया है, जिसमें वर्णों का जो क्रम है हिंदी के क्रम से भिन्न है, जो क्रमशः इस प्रकार है। कौन कौन? अयूढ़, लिरिक, एयोंग, एयोच, हैवरट, लड़, यमंगनम, झबय, घड़धस, जब घड़धस, खपय, छछट, तत्व, कप्पय, सस्सर और हल। ये आपके क्या हो जाएंगे, संस्कृत वर्णमाला में महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों के नाम 14 बताए, ठीक है। 14 सूत्र बताए। 8वां सूत्र कौन सा है? झभय, पहला अयूढ़, दूसरा लिरिक, ठीक है। इस प्रकार से हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा एक सीरियल से। हालांकि आपने हाई स्कूल में इसको याद जरूर से जरूर किया होगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, ठीक है। दूसरे प्रश्न की दूसरा प्रश्न दोस्तों बनता है जो कि 2017 में पूछा भी गया है, बीटीसी 2017 में। कह रहा है दोस्तों कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, किसी एक प्रत्याहार को सोदाहरण समझाइए। यहां पर दोस्तों संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से हुई है। 14 माहेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार बनते हैं। याद कर लीजिएगा आप लोग कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं। और प्रत्याहार विशेष सूत्र है जिनमें पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों के वर्णों को विशेष क्रम में रखा गया है। यथा अक प्रत्याहार में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊर और री वर्ण आते हैं, और डा और का यानी आधा डा आधा का वर्ण हलंत होने के कारण प्रत्याहार में नहीं गिने जाते, इनमें हलंत लग जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न की। 3rd नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि संस्कृत भाषा में स्वरों की व्याख्या बताते हुए इसके प्रकार बताइए। तो उत्तर में दोस्तों हो जाएगा कि संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी साथियों? 13 है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर आपके 5 बताए गए। कौन कौन से? छोटा, छोटी, री और री। दीर्घ स्वर आपके आ जाते हैं, यानी कि जिनको बोलने में दीर्घ, ठीक है, ज्यादा टाइम लगे, ज्यादा समय लगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये इनकी संख्या जो होती है दोस्तों वो 8 होती है, यानी कि 5 + 8 = 13 हो जाती है। यानी ह्रस्व स्वर मिला के दीर्घ स्वर मिला के 13 स्वरों की संख्या होती है संस्कृत भाषा में। क्लियर हो गया ना भैया। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि स्वर के भेद। तो दोस्तों स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, प्लुत स्वर। यानी कि पहला जो होता है ह्रस्व स्वर, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। यथावत जैसे आपका जाता है छोटा, छोटी, ऊ, अभी आपको ऊपर बताया गया था, ठीक है। दीर्घ में जैसे आपको बताया गया वही सेम। दीर्घ में क्या? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, री, ये सब आपके यानी ज्यादा टाइम लगे जिनको बोलने में। और जो प्लुत होते हैं, यानी लुप्त कह लीजिए इसको हम लोग, मतलब अभी मैंने हाई स्कूल से पढ़ा तो यहाँ पर लुप्त ही इसको मैं पढ़ता हूँ। हालांकि होता है प्लुत होता है, लेकिन इसको लुप्त पढ़ता हूँ। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्णों के उच्चारण से तिगुना समय लगे वे लुप्त स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे ओम। ओम में क्या हो रहा है भैया कि यहां पर ह्रस्व वर्णों के उच्चारण से भी 3 गुना समय लग रहा, ओम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लुत स्वर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया प्रश्न की। 4th नंबर
फोर्थ नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत भाषा में व्यंजन के प्रकार पर प्रकाश डालिए। उत्तर में हो जाएगा व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? फर्स्ट नंबर आपका आ जाता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर मां तक स्पर्श व्यंजन है और इन व्यंजनों के बीच 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के अनुसार होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो साथियों स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 25। क्लियर ना? कितनी संख्या होती है साथियों? तो वो होती है 25 संख्या होती है। जैसे आपका यहाँ पर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आपके वर्ग आ जाते हैं। यानी का वर्ग में आपका का से लेकर के अंगा तक, चा वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा डा, ता वर्ग में ता था धन्ना, पा फा भा मा, पा वर्ग में आ जाता है। दूसरा आपका आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, यानी जिसे हम क्या कहते हैं साथियों? अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये केवल 4 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। या, र, ला, वा, ये होते हैं 4 अंतस्थ में। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की, ठीक है ना साथियों? किसकी बात आती है भैया? ऊष्म व्यंजन की बात आती है। यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह में हवा रगड़ खाकर ऊष्म या गर्म होकर बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ये 4 होते हैं, शा, शा, सा और हा। इनमें क्या होता है कि जो मुख से हवा निकलती है वो रगड़ खा करके क्या होती है? ऊष्म या गर्म होकर के बाहर निकलती है। वहां पर क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। आगे भैया बात करते हैं यहाँ पर कि ध्वनि के बारे में, यानी संस्कृत भाषा में ध्वनि का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है ध्वनि का? तो यहाँ पर किसी भी भाषा को समझने के लिए उस भाषा के ध्वनि तत्व को समझना आवश्यक है और काव्यात्मक ध्वनित कहकर आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है जो ध्वनि की महत्ता को दर्शाता है। ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः 2 अर्थों में किया जाता है। कुछ विद्वान वर्ण को ही ध्वनि मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो वर्ण को ही ध्वनि मानते हैं, और जबकि दूसरे विद्वान अव्यक्त ध्वनि अर्थात जिनमें वर्ण की प्रतीति न हो को ध्वनि मानते हैं। वस्तुतः ध्वनि भाषा के उन संकेतों और प्रतीकों को कहते हैं जिसके द्वारा भाषा को पहचाना जाता है। ध्वनियों की प्रतीति वर्णों के साथ ही होती है, अतः वर्ण और ध्वनि दोनों को भाषा की इकाई माना जाता है। क्लियर हो गया ना भैया? क्लियर हो गया सभी साथियों को? आगे बात करते हैं प्रश्न की, 6ठे नंबर प्रश्न की, यानी ध्वनि यंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है ध्वनि यंत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि यंत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्तर में हो जाएगा आपका ध्वनि यंत्र, यानी कि ध्वनि प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी अंगों को ध्वनि यंत्र कहते हैं। ध्वनि यंत्रों का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा श्वास नलिका, दूसरा नंबर हो जाएगा भोजन नलिका, और आपका यहाँ पर तीसरा हो जाएगा कंठपिटक। इसके बाद बहुत सारे हैं, एक एक बताते चलते हैं आपको। सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि श्वास नलिका। ठीक है, यानी श्वास नलिका में श्वास का प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है, वहाँ पर श्वास नलिका में आती है। ठीक है, इस तरह भोजन नलिका क्या होती है? भोजन नलिका से भी आप तात्पर्य समझ रहे हैं अच्छे से। क्या समझ रहे हैं? मानव द्वारा खाया गया भोजन इस मार्ग में से अंदर जाता है और भोजन नलिका में पहुँचने से पूर्व भोजन को श्वास नलिका के ऊपर से जाना पड़ता है। श्वास नलिका कभी कभी क्या होता है भैया कि सांस लेने, खाना खाते समय खांसी आ जाती है, सांस ऐसा ले लेते हैं कि श्वास नलिका में भोजन या चावल जला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है खांसी आने लगती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और जब तक वो बाहर नहीं आ जाता नाक के माध्यम से या फिर गले के मुख से माध्यम से, तब तक क्या होता है हमें रिलैक्स फील नहीं होता है। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर हो जाएगा कंठपिटक, यानी श्वास नलिका से आगे जाकर वायु कंठपिटक में प्रवेश करती है। यहाँ पर वाद्य यंत्र के समान स्वतंत्र
तंत्रियां या तारे गोलाकार के रूप में होती है। चौथा हो जाएगा स्वर तंत्रियां क्या होती है, ठीक है, स्वर तंत्रियां। उसके बाद अभिकाल एवं कंकाल, काकल या मुख विवर, जो आपको पता है ना, मुख विवर में प्रवेश करती हैं तरंगे जो होती है। उसके बाद नासिका विवर हो सकता है, उसके बाद कंठ में होता है, उसके बाद कोमल तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर वर्ष एवं दंत आते हैं, नासिका आती है, ओट्स आता है, जिह्वा आती है, ठीक है, जिह्वा आती है। हालांकि ये जो आपका 7वां क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न जो आपको बनता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर नासिका जो होती है आपके इयाम मंगड़नम, इयाम अम अंगा और ना और अड़ा नासिका से उत्पन्न होती है। ओष्ठ से आपको पता है छोटा ऊ पा वर्ग की ध्वनियाँ जो होती है वो ओष्ठ से निकलती हैं। जीवा से भी कैसी निकलती हैं आपको ये सारा कुछ भैया जो आपने, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर आपने अच्छे से क्लियर किया भैया, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत आपने अच्छे से पढ़ा तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा भैया, रिवाइज करना होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक तरफ से रिवाइज करते हुए जाएंगे तब भी आपको कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, और मुझे लगता है कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, ठीक है, और सेकंड की तो बहुत अच्छी की थी। लेकिन जिन भी साथियों का थोड़ा बहुत अगर बैक वैक आ गया है तो वो काम ये करेंगे, अगर एक आध सब्जेक्ट में आ गया तो काम ये करेंगे थर्ड सेमेस्टर को और आप लेवल लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसके आगे का मटेरियल जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, चाहे जितनी छोटी बड़ी पीडीएफ हो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और दोस्तों जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ यार, उसकी बुक के ऊपर स्पेशली वीडियो मैंने दिया हुआ है, वो बुक अगर आप लेंगे तो भैया उस बुक से बहुत ज़्यादा आता है। और देखिए उस बुक की मैं कोई बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन हाँ उस बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात वहाँ पर ये हमको मिलती है, सबसे अच्छी बात लगती है कि जो भी साथी बुक लेते हैं तो उसका प्रीवियस पेपर लेते हैं कि मतलब प्रीवियस पेपर यार होना चाहिए, उससे एक हमें आंकड़ा लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको 2016 से लेकर के, इस बुक में आपको 2016 से लेकर के 2020 तक के सारे प्रीवियस पेपर प्रोवाइड किए गए। अभी जो 2020 में पेपर हुआ उसका भी मतलब अप टू डेट है बुक, ठीक है, कहने का मतलब अप टू डेट है। रीप्रिंट तो किया गया लेकिन अप टू डेट जो नया मटेरियल आया उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए, उसको भी ऐड कर दिया गया है उस बुक में। तो मतलब बहुत ही अप टू डेट रहती है ये बुक। और जो यहाँ पर नाम बिकता है, जैसे पवन का नाम बिकता है, राजन का नाम बिकता है, तो नाम बिकता है मतलब वो लोग समझ लीजिए कि बिजनेस करते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी सही है बुकें। लेकिन अप टू डेट यहाँ पर बुक अभी अगर 2021 के मामले में अगर आपको देखने को मिले तो सबसे बेटर आपको ठाकुर पब्लिकेशन की देखने को मिल रही है, अप टू डेट बुक है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।